अंधकार के दौर की शुरुआत थी। सुबह तो होती है लेकिन लोगों की आवाज गुम हो जाती है। हर तरफ लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ढेर ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया जाता है। शाम को ही तमाम न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी जाती है और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। और यह घटना उस समय के पूरे राजनीतिक दल से लेकर पूरे पॉलिटिक्स सिस्टम को हिला देता है और इतिहास के समय को काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का। साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. These words spelled doom for the fundamental rights. भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और खुशहाली। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरजेंसी लगाने के पीछे का कारण क्या था और इसे क्यों लगाया गया और इसे क्यों इतना भयानक माना जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1975 के अंदर, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। लेकिन इसका फाइंड आउट रूट के लिए हमें जाना होगा 1971 में। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारे के साथ लड़ती है और रायबरेली विधानसभा सीट से उन्हें जीत मिलती है। इस इलेक्शन में उन्होंने अपोजिशन के लीडर राजनारायण को बहुत ही बड़ी संख्या से हराया था और इसी साल दिसंबर में इंडो पाक वार में इंडिया की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। जीत का सेहरा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सर पर चढ़ाया गया और इस इंदिरा गांधी की और लोकप्रियता बढ़ गई। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी बिहार, पंजाब और हरियाणा विधानसभा को समय पहले ही भंग कर दिया और इन सभी राज्यों में चुनाव कराने का ऐलान किया। इन सभी राज्यों में इंदिरा की कांग्रेस की जीत मिली। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में इंदिरा की कांग्रेस की ही राज था और इसके साथ शुरू हुई इंदिरा की राज। इंदिरा धीरे धीरे सब कुछ चेंज कर रही थी। इंदिरा उस समय काफी पॉपुलर हो गई। अपने लोकप्रियता को भुलाते हुए उन्होंने दो बड़े फैसले लिए। एक था प्रिवी पर्स का खात्मा और दूसरा था बैंक का नेशनलाइजेशन। प्रिवी पर्स दोस्तों एक पेमेंट हुआ करती थी जो रॉयल फैमिली को दी जाती थी। प्रिंसली स्टेट की इंडिया में एक टाइम पे ये हुआ करती थी क्योंकि सरकार पूरी प्रिंसली स्टेट को इनवाइट किया था इंडिया को बनाने के लिए 1947 में। तब एक कंडीशन रखी गई थी कि उनकी रूलिंग फैमिली को कुछ पेमेंट दी जाएंगी इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। लेकिन इंदिरा गांधी को ये पेमेंट पसंद नहीं आई तो इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए, बैंक का नेशनलाइजेशन। दोस्तों 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब यह कि सरकार उन बैंक्स की ओनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनियों से। 18 जुलाई 1969 को डिसीजन लिया जाता है। सरकार के द्वारा इस ऑर्डिनेंस को पास किया जाएगा लेकिन सरकार जल्द ही रियलाइज करती है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 20 जुलाई को ही छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को बहुत जल्दी बनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट प्रेसिडेंट के द्वारा इस पर साइन कराया जाता है पार्लियामेंट सेशन से पहले। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को कितना इंपॉर्टेंट समझती थी देश के लिए। इधर इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन ये थी कि इस बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक देश के कोने कोने में पहुंच सकती है और पूरे देश में गरीब से गरीब नागरिक को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद कभी न करे क्योंकि वो अपने प्रॉफिट की सोचते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनके फैसले से देश का बड़ा वर्ग असहमत था। इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की। पीएम इंदिरा के दोनों फैसलों को खारिज कर दिया। पीएम इंदिरा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थी और इसके बाद उन्होंने इस जुडिशियल ऑप्टिकल को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 24वां और 25वां अमेंडमेंट लेकर आई। 5 नवंबर 1971 को 24वां अमेंडमेंट लेकर आया गया जिसमें कहा गया कि सांसद संविधान के किसी भी पार्ट में चेंज ला सकती है और अप्रैल 1972 में 24वां अमेंडमेंट लाया गया। इसके तहत प्रॉफिट के फंडामेंटल राइट को कटेल किया गया और कहा गया कि पब्लिक यूज के लिए अगर किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है तो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट सरकार तय करेगी। इसमें कोर्ट किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और लैंडमार्क केस केशवानंदा भारती में कोर्ट ने जजमेंट सुनाया। इसके बाद कोर्ट की पावर रिस्टोर हो चुकी थी और कहीं न कहीं इंदिरा गांधी का जुडिशरी से डजल बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा दोस्तों इंदिरा ने जिस वादों से पीएम बनी थी उन्हें वो कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पा रही थी। देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी और करप्शन, महंगाई और जमाखोरी अपनी चरम सीमा पर थी। कई राज्यों में तो सूखा पड़ गया था, उनमें से एक राज्य गुजरात था। ऐसे हालातों में लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था और ये गुस्सा फूटा 20 नवंबर 1973 को जब एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट ने बढ़े हुए खाने के रेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उधर बिहार में नारा गूंजा कि गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। 18 मार्च 1974 में बिहार के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया और बिहार विधानसभा को घेरा किया जिसमें पब्लिक एक्शन में 3 स्टूडेंट मारे गए। जब इसकी खबर जनता तक पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नतीजा 23 मार्च 1974 को बिहार बंद ऐलान किया गया। सरकार ने प्रोटेस्ट पर काबू पाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन ने जयप्रकाश को बुलावा भेजा। जेपी एक फ्रीडम फाइटर थे
और वो राजनीति से दूर होकर समाज सेवा कर रहे थे। जेपी ने स्टूडेंट यूनियन का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और देश भर में आंदोलन की घोषणा की। इसी दौरान समाजवादी नेता जियोग्र फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की घोषणा कर दी। मई 1974 से शुरू हुआ यह आंदोलन 3 महीनों तक चला। इसे लगभग 1 लाख रेलवे कर्मचारी ने सपोर्ट किया। इस तरह बिहार और गुजरात से चलाया गया यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। उस वक्त देश की राजनीति 2 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक तरफ पीएम इंदिरा थी तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो आग में घी डालने का काम किया और वो था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर। आइए जानते हैं कि ये ऑर्डर क्या था। देश में सरकार आम लोगों से दूर चली जा रही थी। साल 1974 में सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन लगाई गई, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट। 1951 में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ प्रेटिशनर राजनारायण, यह वही नाम था जिसने 3.5 साल पहले यानी 24 अप्रैल 1974 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दायर की और वो भी पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। इसमें आरोप लगाया गया था कि पीएम इंदिरा ने इलेक्शन में अनफेयरनेस का यूज किया है और इसीलिए उनके इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। आजाद भारत में पहली बार हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर पद पर रहते हुए कोर्ट में पेश हुआ हो। 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और उनके 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिए। मार्च 1971 के इलेक्शन के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने भारत की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून 1975 यानी इमरजेंसी के ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. कृष्णा अपना फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कैंसिल करने की फैसला को सही बताया, लेकिन इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में तो जा सकती थी लेकिन वहाँ वोट नहीं कर सकती थी और ये इमरजेंसी के 2 दिन पहले हुआ था। उधर जेपी आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में तेज हो रहा था। कोर्ट के इस जजमेंट के बाद इसकी और ज्यादा उग्र होने की आशा साफ नजर आ रहे थे और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ऑपोजिशन अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐलान कर दिया, अगर इंदिरा अपनी पद नहीं छोड़ती है तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान इस रैली में पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों का भीड़ जेपी का भाषण सुनने के लिए आया था। चारों तरफ चेहरे ही चेहरे थे, भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने यही से नारा दिया, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। इंदिरा को डर था कि जयशंकर की आवाज पर सेना तख्ता पलट न कर दे, जिसके बाद इंदिरा ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखते हुए अपने कंस्टिट्यूशन से सलाह ली और देश में 25 जून 1975 के आधी रात में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। लेकिन इन सब के पीछे कुछ और ही कारण बताई। आइए देखते हैं वो क्या है। 1975 में इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी ने 3 वजह बताई। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि भारत में 21 महीनों तक चलने वाला इस इमरजेंसी का मेन मोटिव था देश में फैले आंतरिक अशांति को कंट्रोल करना था। इसीलिए देश भर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सस्पेंड किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगाई गई। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 वजहों का जिक्र की थी और इमरजेंसी को सही बताई थी। पहली वजह देते हुए उन्होंने कहा, देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में था। और दूसरी वजह देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि देश में तेजी से इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बैकवर्ड क्लासेस, अनसेल के विकास की जरूरत है। और तीसरी वजह बताते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि विदेश से आने वाली शक्तियां भारत को अनस्टेबल और वीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जिस जयप्रकाश नारायण को देश के लिए खतरा बता रही थी, ये वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्हें कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और ये वही जयप्रकाश नारायण थे जो कभी इंदिरा गांधी को मेरी प्यारी इंदु कहकर सलाह दिया करते थे। ये वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीतिक नहीं की और ये वही जयप्रकाश नारायण थे जो उस वक्त के देश के सबसे बड़े नेता थे। दोस्तों, इमरजेंसी लोकतंत्र पर लगाया गया सबसे काला गहरा धब्बा है। इस इमरजेंसी के पीछे का असली वजह कौन है, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या कोई और ही? पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल यूज करके देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। पीएम इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 के अंडर देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। दोस्तों, इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन है जिसका यूज सरकार तब कर सकती है जब देश किसी इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल खतरे का सामना कर रहा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18वें पार्ट के आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है। इमरजेंसी के बाद देश का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। देश में इमरजेंसी को राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही लगा सकता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, 1975 में पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई हो। इससे पहले 1962 में इंडो चाइना वार में और 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वार में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। हालांकि
1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफी अलग थी, क्योंकि इसके पीछे कोई एक लड़ाई या कोई एक रीजन नहीं थी, बल्कि कई सारे घटनाएं हुई थी। और इस बार के समय भी आर्टिकल 350(1) के अंडर में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह का इमरजेंसी का प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अभी तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। लेकिन इमरजेंसी की इन प्रोविजन की जरूरत क्या है? तो बता दें कि इंडिया जब आजाद हुआ था तो उस वक्त संविधान को बनाने वाले इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को इमेजिन करके इस तरह का प्रावधान बनाया था, जिसमें संकट किसी भी वक्त में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा कभी भी खतरे में ना पड़े। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी रोक टोक के सीरियस डिसीजन ले सकती है और किसी भी परिस्थिति से देश को उभार सकती है। इंदिरा गांधी ने इसी आर्टिकल का फायदा उठाकर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। आइए जानते हैं इनके फैसले से क्या रिजल्ट देखने को मिला। 25 जून के रात को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लगाने की बात की। प्रेसिडेंट ने लेटर पर तुरंत साइन कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इंदिरा गांधी ने इसके पहले कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह लेना तो दूर, इसके बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा था। और इसके बाद अगले 2 सालों तक जो हुआ वो किसी ने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इस समय को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहकर बुलाया जाता है। शाम को ही तमाम न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी जाती है, लोगों को फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है और जो लोग प्रोटेस्ट जारी करते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इलेक्शन डिले कर दी जाती है। आरएसएस और जामिती इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। कई कम्युनिस्ट लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इनफैक्ट कई कांग्रेस लीडर जो इमरजेंसी के अगेंस्ट और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे उन्हें भी पार्टी पोजीशन से रिजाइन करा दिया जाता है और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक और भयानक चीज था स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी का फैसला। इस फैसले ने राजनीति गलियारों से निकालकर आम जनता के निजी जीवन तक पहुंचा दिया। जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे। फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया और उस दौरान गली मोहल्ले में इमरजेंसी के सिर्फ एक ही फैसले का चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी और वो था जबरदस्ती चलाया जा रहा नसबंदी कैंपेन। संजय गांधी का यह मिशन जर्मनी के हिटलर के शासन में चलाए गए नसबंदी अभियान से भी ज्यादा भयानक था। खैर, हर काली रात की सुबह जरूर होती है। एक समय बाद इमरजेंसी का भी अंत हुआ। आइए जानते हैं। 21 महीनों बाद 21 मार्च 1977 को आखिरकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया। उन्हें सलाह दी गई थी कि अगर इस समय इमरजेंसी को हटाकर इलेक्शन करा दी जाए तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी सरकार और कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ी। इसके बाद हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के लीडरशिप में देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी और इसे कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र और मजबूत बनकर खड़ा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।